अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ स्टोइकियोमेट्री। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोल का कंसेप्ट डिटेल में देख लिया था और इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास सेक्शन है 4.2। हमने इस सेक्शन को इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली कवर करना है। सेक्शन हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। हमने इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इस सेक्शन के अंदर और इस लेक्चर के अंदर कवर करना है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने जो जो चीज़ें कवर करनी है पहले आपको मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम है 4.4, 4.5, 4.6 और कुछ हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और एंड के ऊपर हमारे पास जो क्विक चेक 4.2 है, इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर के एंड के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, यहाँ से शुरू से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारे पास है जी रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से इसको हम देखते हैं। ए सैंपल ऑफ 12 ग्राम्स ऑफ नेचुरल कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम्स ऑफ नेचुरल हीलियम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कार्बन के 12 ग्राम है उनके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 4 ग्राम अगर हीलियम आपके पास हो, नेचुरल हीलियम, तो उसके अंदर जितने एटम्स होंगे उनके दोनों के जो एटम्स हैं उनकी तादाद आपस में बराबर है। ठीक है, इतनी सी बस बात है। अब यहाँ पे देखिए जो 12 ग्राम्स है क्या, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ये जो 12 ग्राम्स है ये कार्बन का मोलर मास है, यानी कि कार्बन के जो 1 मोल एटम्स हैं उनका जो मास है वो 12 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम का ये मतलब है। उसके बाद अब यहाँ पे जो 4 ग्राम्स है हीलियम का मास, इसका क्या मतलब है? ये 4 ग्राम जो है हीलियम का ये मोलर मास है। ठीक है, यानी कि हीलियम के अगर आपके पास 1 मोल एटम हो तो उनका जो मास है वो 4 ग्राम है। ठीक है, तो अगर आप 1 मोल एटम ले लें कार्बन के तो उसका मास बनेगा 12 ग्राम, और अगर आप 1 मोल एटम ले लें हीलियम के तो उसका जो मास है वो बनेगा 4 ग्राम्स। तो इसीलिए अगर आप 12 ग्राम ले लें कार्बन का और अगर आप 4 ग्राम ले लें हीलियम का तो उन दोनों के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर 1-1 मोल एटम होंगे। ठीक है, बोथ सैंपल्स कंटेन 1 मोल ऑफ एटम्स दैट इज दिस नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब दोनों जो सैंपल्स हैं इन दोनों के अंदर जो एटम्स हैं वो 1-1 मोल एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, आपने ये नहीं देखना है कि इसका क्योंकि मास ज़्यादा है कार्बन का तो इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा एटम्स होंगे, ऐसा नहीं है। अब ये जो मास है कार्बन का 12 ग्राम, ये उसके 1 मोल का मास है। ठीक है, अगर आपके पास 1 मोल कार्बन के एटम हो तो उनका जो मास है वो 12 ग्राम होगा। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन के एटम्स हैं उनका मास ज़्यादा है। ठीक है, और जो हीलियम के एटम्स हैं उनका मास कम है। 1 मोल अगर आपके पास हीलियम के एटम्स हो तो वो 4 ग्राम जो है उसका मास होगा। ठीक है, अब देखें ये असल में इसका मोलर मास है। अब देखें अगर आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करें कार्बन का तो वो आपके पास आता है 12, और अगर आप एटॉमिक मास देखें हीलियम का तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, लेकिन अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में शो कर दें, हम ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो फिर वो बन जाता है मोलर मास, यानी कि 1 मोल एटम्स का मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों का जो 1-1 मोल है उसके अंदर इतने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डिफरेंट मैसेज ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। अब ये देखना जो है या फिर ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है कि मुख्तलिफ एटम्स के या फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो डिफरेंट मैसेज हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अब कैसे सेम नंबर ऑफ एटम्स है ये हम पहले देख चुके हैं। कार्बन के हालांकि हमने 12 ग्राम लिए हैं, हीलियम के हमने सिर्फ 4 ग्राम लिए हैं, लेकिन हमने ये देखा कि दोनों के अंदर एटम्स की तादाद सेम है। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों का मोलर मास लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब वही बात जो उन्होंने पहले की है पहली 3 लाइंस के अंदर, उसको आगे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो ये मजीद अब क्लियर हो जाएगा। अब देखें जो हाइड्रोजन हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। ठीक है, अगर 1 को हम ग्राम में शो कर दें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को, अगर उसको हम 1 ग्राम कह दें तो ये हाइड्रोजन का मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनका ग्राम्स के अंदर जो मास है वो 1 ग्राम होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के इतने एटम्स। ठीक है, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। हम जानते हैं 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एटम्स को कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम है उसका हम जानते हैं एटॉमिक मास जो है वो 23 है, उसको हमने ग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये सोडियम का मोलर मास, यानी कि सोडियम के 1 मोल एटम्स का ये मास है। तो यहाँ पे 1 मोल है सोडियम का। हम सोडियम की क्या चीज़ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं? सोडियम के हम एटम्स कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा हुआ है कि जो इतने एटम्स हैं सोडियम के वो यहाँ पे होंगे हमारे पास। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यूरेनियम है ये लिखी हुई है। अब देखें यूरेनियम जो है ये काफ़ी हैवी है, इसके जो एटम्स हैं ये भारी हैं,
तो अगर आप यूरेनियम का एटॉमिक मास देखें तो वो होता है 238। अगर आप 238 को ग्राम में शो करते हैं जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, तो ये यूरेनियम का मोलर मास यानी कि यूरेनियम के 1 मोल एटम्स का मास है। यानी कि इतना अगर आप मास ले लें यूरेनियम का तो आपके पास 1 मोल एटम्स आएंगे यूरेनियम के, ठीक है। यानी कि इतने एटम्स होंगे यूरेनियम के, ठीक है जी। 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है उसकी निस्बत सोडियम का जो एटम है वो 23 गुना भारी है। कैसे भारी है? अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने आपने हाइड्रोजन के एटम्स लिए हुए हैं उतने ही आपने सोडियम के एटम्स लिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि 1 मोल आपने लिया हुआ है हाइड्रोजन का, 1 मोल आपने लिया हुआ है सोडियम का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स दोनों के अंदर सेम है, लेकिन मैस का फ़र्क है। किस तरह से फ़र्क है? हाइड्रोजन का सिर्फ 1 ग्राम हो रहा है, लेकिन जो सोडियम के 1 मोल एटम्स हैं वो तो आपको 23 ग्राम दे रहे हैं। यानी कि जो सोडियम है उसके एटम्स 23 गुना ज़्यादा भारी हैं हाइड्रोजन की निस्बत, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन को कंपेयर करें यूरेनियम के साथ तो फिर ये बनेगा कि जो यूरेनियम के एटम्स हैं वो हाइड्रोजन की निस्बत 238 टाइम्स हैवियर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों के अंदर एटम्स की तादाद बराबर हो, सोडियम शुड बी टेकन 23 टाइम्स ग्रेटर इन मैस देन हाइड्रोजन। तो जो आपके पास सोडियम है उसको मैस के लिहाज से आपको हाइड्रोजन की निस्बत 23 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा। 23 गुना ज़्यादा लेने का क्या मतलब है? यही मतलब है जो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एटम्स तो दोनों के बराबर लिए हुए हैं ना, 1-1 मोल एटम्स लिए हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 1 ग्राम लिया है, लेकिन आपने यहाँ पे सोडियम 23 ग्राम लिए, यानी कि आपने हाइड्रोजन की निस्बत सोडियम 23 गुना ज़्यादा लिया है, ठीक है जी। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे नीचे बता दी है। हाँ जी, यहाँ पे है आपके पास 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि जो वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल जो पार्टिकल्स हैं हम जानते हैं इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आप वाटर को कंसिडर कर रहे हैं, वाटर के अंदर एटम्स नहीं होते, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स। तो जो 1 मोल है वाटर का उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये कैसे है हमारे पास 18 ग्राम? ये इस तरह से आया है कि ये H2O का मोलर मैस है, ठीक है। मोलर मैस का क्या मतलब है? 1 मोल H2O का ये मैस है, ये आया इस तरह से। हम ये पिछले लेक्चर में ये चीज़ देख चुके हैं कि हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीजन जो है इसका मैस हम जानते हैं 16 है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की वजह से 2 लिख देंगे, तो टोटल 18 ग्राम जो है मोलर मैस बन जाएगा वाटर का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका जो मोलर मैस है वो 180 ग्राम है, ठीक है। अब ये कैसे आता है हम ये पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। वहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल शायद थी या अगर नहीं भी थी तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास C6H12O6, ठीक है जी, ये है आपके पास फार्मूला ग्लूकोज का। इसके अंदर जो कार्बन है उसके हैं 6 एटम्स, कार्बन का मैस हम जानते हैं 12 है, 6 एटम्स हैं तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12, तो आप यहाँ पे 1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे है 6 एटम्स, तो आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मैस लिखेंगे यहाँ पे 16 और उसको फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। अब इन मैसेज को फिर आप चेक कर लीजिए खुद ये ठीक है या नहीं है, और आपके पास जो फार्मूला है ये इस तरह से, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है 99% के ये जो मैसेज मैंने लिखे हैं ये ठीक ही होंगे, वैसे फिर आप अपनी तसल्ली के लिए इनको चेक भी कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 ग्राम जो है मैस इसका आएगा, ठीक है जी। तो ये इसका मोलर मैस है ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज के जो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको मिलेंगे इतना ग्लूकोज का मैस लेने के बाद, ठीक है जी। तो हमने अब ये देखा कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मैस कैलकुलेट कर लें तो जो मोलर मैस है वो असल में उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे उस मोलर मैस के अंदर, ठीक है। यानी कि आप उतना वो कंपाउंड लेंगे जितना उसका मोलर मैस है, उस मैस के हिसाब से अगर वो कंपाउंड लेंगे या फिर आप उस कंपाउंड का उतना मैस लेंगे जितना उसका मोलर मैस है, तो उस मोलर मैस के अंदर उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। वाटर का मोलर मैस क्या था? 18, तो यहाँ पे वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद ग्लूकोज का मोलर मैस क्या है? 180 ग्राम, तो उसके बाद यहाँ पे 1 मोल है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि 1 मोल है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, वो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, हैंस 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैज़ डिफरेंट मैसेज बट द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो आपके पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं उनके जो डिफरेंट मैसेज हैं, उनके मैसेज तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं। कैसे सेम हो सकते हैं? वो तब सेम हो सकते हैं अगर आप दोनों के मोलर मैसेज लें, ठीक है। यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हुए थे? हमने यहाँ पे वाटर के 18 ग्राम लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्लूकोज के 180 ग्राम लिए। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आप वाटर के यहाँ पे 9 ग्राम ले लें, ग्लूकोज के अगर आप 180 ग्राम ले लें तो फिर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे, तो तब बराबर नहीं हो, तब ये बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे? वाटर के अगर आप लेंगे 9 ग्राम तो उसके बाद इसके आधे आपके पास
पार्टिकल्स आएंगे, आधे मॉलिक्यूल्स आएंगे, हाफ मोल आपके पास आएगा वाटर का। ग्लूकोज का अगर आप 180 ग्राम लेंगे तो फिर ग्लूकोज का पूरा 1 मोल आएगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि किस तरह से कितना कितना आप मैस लें तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बराबर आ सकते हैं, तो वो मोलर मैस है, ठीक है। अगर आप दो कंपाउंड्स का मोलर मैस लेते हैं तो फिर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद आपके पास बराबर आएगी, ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली, इसी तरह से द नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज इज ऑलवेज द सेम। अब जो आयंस हैं, आयोनिक स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर अगर आप आयंस का एक एक मोल ले लें मुख्तलिफ आयोनिक स्पीशीज़ के अंदर, तो उन तमाम आयोनिक स्पीशीज़ के अंदर जो आयंस की तादाद है वो सेम है, क्योंकि आप एक मोल ले रहे हैं, ठीक है। एक मोल के अंदर फिक्स तादाद है। 96.1 ग्राम ऑफ SO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ SO4। अब देखें जो SO4 है आपके पास, इसका जो मोलर मैस है वो 96.1 ग्राम है, ठीक है। अभी कैसे है ये आपने अभी इसको खुद चेक कर लेना है। सल्फर का मैस लिखेंगे, ऑक्सीजन का मैस लिख के इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑक्सीजन के मैस को, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आएगा उसको आप सल्फर के मैस में ऐड कर देंगे तो आपके पास 96.1 ग्राम आएगा, ठीक है। आपने क्योंकि यहाँ पे SO4 का लिया हुआ है मोलर मैस, तो इसीलिए इसके अंदर 1 मोल होगा SO4 का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने NO3 का 62 ग्राम लिया हुआ है, यानी कि आपने NO3 का मोलर मैस लिया हुआ है, ठीक है। आपको कैसे पता मोलर मैस है? आप N का मैस लिखें, ठीक है, एटॉमिक मैस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस लिखें, ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद N के एटॉमिक मैस में आप ऐड करेंगे, उसको फिर आप ग्राम से जाहिर करेंगे, ग्राम के अंदर जाहिर करेंगे तो आपके पास जो है वो मोलर मैस आ जाएगा NO3 का, तो वो 1 मोल है NO3 का, ठीक है जी। तो इतने आइंस होंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो दोनों के अंदर जो है वो 1 मोल आइंस हैं। क्यों 1 मोल्स हैं? क्योंकि आपने दोनों का मोलर मैस लिया, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 2 डिफरेंट कंपाउंड्स लें, 2 डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज लें, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लें, अगर आप उनका मोलर मैस कंसिडर करते हैं, उनको अगर आप मोलर मैस जितना अगर आप उनको लेते हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज का या डिफरेंट कंपाउंड्स का या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मैस के हिसाब से अगर आप उनको लेते हैं, उनका सैंपल लेते हैं, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे, वो 1 मोल होंगे, ठीक है। जब आप किसी भी स्पीशीज़ का, किसी यानी कि आयोनिक स्पीशीज़ का, किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का मोलर मैस जितना उसका सैंपल लेंगे तो उसके अंदर 1 मोल पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, वन कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए, अगर आप मोल्स की तादाद कैलकुलेट करना चाहते हैं, एलिमेंट के मोल्स की तादाद या एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मोल्स की तादाद, जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल्स के मोल्स की तादाद, या फिर जो आयोनिक स्पीशीज़ है उसके आयंस के मोल्स की तादाद, तो वो बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है वो आप ऊपर लिखें, जो 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नंबर आप नीचे लिखें, ठीक है। उस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्या है एवोगैड्रोस नंबर? मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये है जी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपने सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देने हैं और नीचे आपने एवोगैड्रोस नंबर लिख देने, ठीक है जी। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मोल्स की तादाद को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, जब आपके पास मोल्स की तादाद अगर गिवन हो तो आप उसकी हेल्प से कुछ और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, अगर आप देखें तो कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और एरोज बने हुए हैं। यहाँ पे आपके पास है मोल्स, उसके बाद एक एरो इधर जा रहा है, यानी कि आप मोल्स की हेल्प से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद एक एरो इधर जा रहा है, ठीक है, यानी कि आप मोल्स की हेल्प से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम देखते हैं। मोल्स अगर आपके पास गिवन हो तो अगर आप उसको मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास टोटल मैस आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मोलर मैस है ये असल में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मैस होता है, ठीक है। अगर 1 मोल का मैस आपको पता हो और आपसे कहा जाए कि आप 5 मोल्स का मैस बताएं, तो आप क्या करेंगे? 1 मोल का जो मैस है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो मैस है ग्राम्स के अंदर वो आ जाएगा सिंपली, ठीक है। यानी कि आपको अगर मोल्स गिवन है कि 5 मोल्स हैं सब्सटेंस के, ठीक है, और उसके बाद आपको मोलर मैस भी उसका गिवन है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि मोलर मैस उसके 1 मोल का मैस है, ठीक है। आप मोलर मैस को सिंपली मोल्स की तादाद के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जितने मोल्स हैं इनका जो मैस है ग्राम्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा काम है। उसके बाद अगर आपको मोल्स गिवन है और आपको कहा जाता है कि आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं, ठीक है, तो वो भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ये वैल्यू फिक्स है, इसे आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है। यानी कि 1 मोल के अंदर होते हैं इतने पार्टिकल्स। अगर आपको कहा जाए कि 5 मोल के अंदर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। 1 मोल के पार्टिकल्स आपको पता है, आप इसी तादाद को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 मोल्स के पार्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास आसानी से। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जो मोल्स की तादाद है उसको अगर आप एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने सैम्पल प्रॉब्लम्स करने हैं। यहाँ पे जी हमारा सैम्पल प्रॉब्लम 4.4, ए सैम्पल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 3.76 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस क्वांटिटी? इसके अंदर मोल्स की तादाद कितनी है
बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है, जो फार्मूला हम यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने ऊपर रखने हैं, एवोगैड्रोस नंबर आपने नीचे रखना है, यानी कि एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपने नीचे रखने हैं, तो आपके पास जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही काम हमने अब करना है। जो पार्टिकल्स हमें गिवन है, ये पार्टिकल्स हमें गिवन है, इनको आपने यहाँ पे ऊपर रख दिया, एवोगैड्रोस नंबर को आपने यहाँ पे नीचे रख दिया, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो जो जवाब है आपके पास वो ये आ जाएगा 6.25 मोल्स। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको आप करेंगे तो ये आपके पास जवाब आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 23 है, ऊपर 10 की पावर है 24। जब 10 की पावर 23 ऊपर जाएगी, 24 में से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 10 रह जाएगा, 10 की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, जब इनको आप डिवाइड करवाएंगे और 10 से फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये जवाब आएगा आपके पास। ठीक है, 6.25 मोल्स। ठीक है, साथ इसके मोल लिखना ज़रूरी है, एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो है वो मॉलिक्यूल्स पर मोल लिखना ज़रूरी है, यानी कि एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब है, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 4.5, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन ए सोडियम मेटल दैट कंटेन्स 2.3 ग्राम। अगर आपके पास 2.3 ग्राम हो, उनके अंदर आपने जो एटम्स हैं वो बताने हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले तो आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर अभी बड़ा डिटेल के अंदर इसको देख चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर जो मोल का कंसेप्ट है ये मैंने कंप्लीटली कवर करवाया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड सैम्पल प्रॉब्लम्स, और वहाँ पे हमने क्विक चेक भी किया था, उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो हमें जो मैथ्स गिवन है वो ये है, हमने अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं सोडियम के, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपको मैथ्स गिवन है वो ऊपर आपने लिख देना है, और जो मोलर मैस है सोडियम का वो आपने नीचे लिख देना है। हम जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक मैस है 23 है, वही इसका मोलर मैस अगर आप उसको ग्राम में शो कर दें। ठीक है जी, तो मोलर मैस नीचे आ गया, गिवन मैस ऊपर आ गया, तो जो मोल्स हैं टोटल सोडियम के वो हमारे पास आ गए 0.1 मोल। अगर आपके पास मोल्स आ जाएँ, ठीक है जी, तो फिर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही बात है, तो वो कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला से। ठीक है, मोल्स अगर आपको गिवन हो, आप एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मोल्स गिवन शुरू में नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो डेटा था, गिवन मैथ था, इसकी हेल्प से मोल्स निकाल सकते थे, इसलिए हमने पहले मोल उसके निकाले हैं। कैसे निकाल सकते थे, गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब इन मोल्स की हेल्प से आप इसके टोटल पार्टिकल्स निकाल लें। कैसे निकालेंगे, एक मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है, वो क्या होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर, Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जो कि हमने यहाँ पे मालूम किए हैं वो आपने यहाँ पे रखने हैं। ठीक है जी, अगर आपको एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद पता हो और आपको मोल्स गिवन और कहा जाए कि इतने मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, आपने उस मोल की तादाद को सिंपली जो एक मोल के अंदर पार्टिकल्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। जो एक मोल के अंदर पार्टिकल्स है वो है एवोगैड्रोस नंबर, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है अपने मोल्स के साथ, यानी कि 0.1 के साथ। तो आगे यही काम उन्होंने किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने सिंपली 0.1 को मल्टीप्लाई करवा दिया है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो मोल्स आए हैं यहाँ पे वो 0.1 है, एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास ये हमें पता है। आप अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे देखें 0.1 है, 0.1 जब 6.02 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कीजिएगा, तो जो डेसिमल है इसका ये इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट के ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास एटम्स की तादाद आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 4.6, इसको हम देखते हैं। जुगलोन इज़ ए डाई एंड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हस्क्स ऑफ ब्लैक वालनट्स। अब देखें जो ब्लैक वालनट्स हैं इनके ऊपर जो बाहर वाली झिल्ली होती है उससे हस्क्स बनते हैं, और जो हस्क्स होते हैं ब्लैक वालनट्स के उससे बनता है जुगलोन। ठीक है, ये एक डाई है, यानी कि इसको आप रंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द फार्मूला फॉर जुगलोन इज़ दिस वन, इसका फार्मूला में गिवन है। हमने अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना है, जो हमने कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे अब नीचे कैलकुलेट किया हुआ है सोल्यूशन के अंदर। अब देखिए हमें इसका फार्मूला गिवन है ये वाला, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कैलकुलेट दी मोलर मैस ऑफ जुगलोन। मोलर मैस कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, मोलर मैस कैलकुलेट करना। यहाँ पे पार्ट एक के अंदर उन्होंने मोलर मैस इसका कैलकुलेट कर लिया। पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। मोलर मैस कैलकुलेट उन्होंने इसका इस तरह से किया है कि सबसे पहले जो कार्बन है उसके यहाँ पे 10 एटम्स हैं तो उन्होंने 10 लिख दिया। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मैस लिख दिया कार्बन का। उसके बाद हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं तो यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस लिख दिया, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये 1 जो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये आपने इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसके यहाँ पे 3 एटम्स हैं तो शुरू में 3 लिख के फिर रिलेटिव एटॉमिक मैस जो ऑक्सीजन का वो यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 10 वैसे रहने दिया। अब जो एटॉमिक मैस है कार्बन का वो 12 यहाँ पे लिख दिया, 6 वैसे रहने दिया। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मैस 1 लिख दिया, 3 वैसे रहने दिया, और जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मैस यहाँ पे 16 लिख दिया। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद जो
मोलर मैस आया है वो ये आया है 174 ग्राम पर मोल, ठीक है, यानी कि 174 ग्राम ये इसका मोलर मैस है, ठीक है जी। तो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ C10H6O3 इज 174 ग्राम पर मोल। ये पर मोल इसलिए लिखा हुआ है कि एक मोल का मैस है, ठीक है, ये मोलर मैस है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ जुगलोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैक वॉलनट हस्क्स। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो गिवन मैस है वो ये है, और कह रहे हैं कि गिवन मैस को इस्तेमाल करते हुए आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो हम इसका फार्मूला पहले से जानते हैं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको मोलर मैस पता हो, आपको गिवन मैस पता हो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो मोल्स हैं जुगलोन के, मोल्स ऑफ जुगलोन निकाल सकते हैं हम। उसके लिए मैस जो गिवन है वो लिखेंगे, और जो मोलर मैस हमने पहले पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया है वो हम नीचे लिखेंगे। जो मैस गिवन है वो है 0.87 ग्राम, और हमारा जो मोलर मैस यहाँ पे आया है वो यहाँ पे पार्ट ए के अंदर आप देख सकते हैं वो है 174 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा 0.005 मोल। तो ये मोल्स हैं आपके पास जवाब के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको हम देख लेते हैं। जुगलोन इज़ ए नेचुरल हर्बिसाइड वीड किलर। अब ये एक नेचुरल हर्बिसाइड भी है, यानी कि वीड किलर है, जड़ी बूटियों को ये मारता है। इट किल्स ऑफ कंपेटिटिव प्लांट्स अराउंड द ब्लैक वालनट ट्री। अब जो ब्लैक वालनट का ट्री होता है उसके साथ जो कंपेटिटिव प्लांट्स होते हैं, कंपेटिटिव प्लांट्स क्या होते हैं, देखें जो कंपेटिटिव होता है उसका मतलब ये है कि मुकाबला करने वाले। कंपेटिटिव प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ब्लैक वालनट के ट्री के आसपास होते हैं, और उससे जो रिसोर्सेज होते हैं वो छीन लेते हैं। कैसे छीन लेते हैं, यानी कि उसकी जो उसके हिस्से की जो सनलाइट है वो ये ले लेंगे, जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन है वो ये वाले पौधे ले लेंगे, और उसके बाद बाकी जितने भी रिसोर्स जैसे कि वाटर है, अब ये जिस तरह की जो चीज़ें या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इस पौधे को मिलने चाहिए उसकी बजाय वो साथ वाले ले जाते हैं, वो फिर इसके कंपेटिटर कहलाते हैं, ठीक है। वो कंपेटिटिव प्लांट्स हैं। तो उन कंपेटिटिव प्लांट्स को जो किल करते हैं वो जुगलोन है, ठीक है जी। बट डज नॉट अफेक्ट ग्रास एंड अदर नॉन कंपेटिटिव प्लांट्स। लेकिन ये जुगलोन है ये इस तरह की हर्बिसाइड है कि बाकी जो घास होती है और बाकी जो नॉन कंपेटिटिव प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ब्लैक वालनट के ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन पौधों को ये कुछ नहीं कहता, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक 4.2। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास नीचे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको हम देख लेते हैं। आइसोपेंटाइल एसीटेट इज़ द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट ऑफ बनानास। जो बनानास के अंदर सेंट होती है, खुशबू होती है, उसके लिए ये वाला जो आपके पास कंपाउंड है ये रिस्पॉन्सिबल है। इंटरेस्टिंगली बीज रिलीज अबाउट 1 माइक्रोग्राम ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन दे स्टिंग। अब जो मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ, जब वो स्टिंग करती हैं, जब वो डंग मारती हैं, तो उस वक्त होता ये कि ये इतनी मिकदार जो है इस कंपाउंड की वो रिलीज़ करती हैं, 1 माइक्रोग्राम, बहुत थोड़ी सी मिकदार इसके रिलीज़ करती हैं। तो फिर इससे खुशबू फैलती है, जो साथ वाली मक्खियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है। द रिजल्टिंग सेंट, अब इसके नतीजे में जो खुशबू पैदा होती है वो अट्रैक्ट करती है। द रिजल्टिंग सेंट अट्रैक्ट्स अदर बीज टू ज्वाइन द अटैक। बाकी बीज को ये अट्रैक्ट करती है कि बाकी बीज आएँ और इस अटैक को ज्वाइन करें, यानी कि वो भी इस हमले में हिस्सा लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक 4.2। क्विक चेक 4.2 जो है इसका सोल्यूशन हमारे पास एक न्यू फाइल के ऊपर मौजूद है, अलग फाइल है, उस फाइल के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है क्विक चेक 4.2 का जी हम वहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे। ये है जी हमारे पास हमारा क्विक चेक 4.2, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका पहला क्वेश्चन है हमारे क्विक चेक का। ए कॉपर वायर कंटेन्स 27.10 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कॉपर। अब जो कॉपर की वायर है, कॉपर की तार है, उसके अंदर जो इतने एटम्स हैं कॉपर के वो मौजूद हैं। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला, हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है n, उसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स जो आपको गिवन है वो, और उसके नीचे आपने डिवाइड करवाना होता है वो गैडोज नंबर को, यानी कि एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो। अब देखें वैल्यूज़ पुट कर दें, जो आपको पार्टिकल्स की तादाद गिवन है ये आप ऊपर लिख दें, और जो आपको मोल्स, जो एक मोल के अंदर जो आपके पास एटम्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, यानी क्या वो गैडोड नंबर आप यहाँ पे नीचे लिख दें। उसके बाद 10 को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, ऊपर 10 की पावर 2 यानी कि 100 रह जाएगा, ठीक है। 100 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद इनको अगर आप डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर से और फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मोल्स की तादाद आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.50 इंटू 10⁻²। मोल ये आपने ऐसे लिखा है कि जो डेसिमल है इसको आप 2 प्लेसेस या फिर 2 प्लेसेस को आपने इधर शिफ्ट किया, जो जब आपने इसको 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट किया तो उसके बाद जो पावर है 10 की वो आपने 2 लगा दी, क्योंकि आपने 2 प्लेसेस इसको शिफ्ट किया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, ये हमने देखना है। बी पार्ट है जी हमारे पास कैलकुलेट दी मॉलिक्यूल्स ऑफ
1 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। ये जो आपके पास कंपाउंड है आइसोपेंटाइल एसीटेट रिलीज्ड इन ए बी स्टिंग, जो कि बी का जो स्टिंग होता है उसके अंदर जो रिलीज होता है, इसके आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। ठीक है, आपको इसके ग्राम्स गिवन है, आपने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे, उसके बाद फिर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम जानते हैं एक तो हमें गिवन मैस चाहिए होता है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है ऑब्वियसली, और दूसरा हमें इसका मोलर मैस चाहिए होता है जो कि हमने अब खुद निकालना है। ठीक है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तो हमने इन तीनों के जो एटम्स हैं वो अलग-अलग बताने हैं। ठीक है, हमने पहले तो मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि जो इतना मैस है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आइसोपेंटाइल एसीटेट के। मॉलिक्यूल्स की तादाद बताने के बाद फिर हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलग-अलग जो एटम्स हैं इनकी तादाद भी बतानी है। तो बड़ा आसान इसको बताना। सबसे पहले मोलर मैस हम कैलकुलेट करते हैं आइसोपेंटाइल एसीटेट का। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो कार्बन है उसके 7 एटम्स गिवन है, हाइड्रोजन के 14 आइटम्स गिवन है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसके आपके पास जो है वो 2 आइटम्स गिवन है। तो आपने करना ये है कि इनके जो आइटम्स की तादाद है इनके साथ आपने सिंपली इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते जाना है। ठीक है, अगर आप एटॉमिक मैसेज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते जाएं और उसके बाद आप अगर पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ से जो जवाब है वो यहाँ पे लिखना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन का जवाब यहाँ पे लिखना है, इसका जवाब आपने यहाँ पे लिखना है, फिर इन तीनों आंसर्स को आपने ऐड करना है तो आपके पास ये जवाब आएगा। ठीक है, तो ये मोलर मैस है आइसोपेंटाइल एसीटेट का। अब आप मोलर मैस और जो गिवन मैस है उसकी हेल्प से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो वो निकालने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यही काम किया है, जो हमें मैस गिवन था वो हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे देखें हम मोल्स निकाल रहे हैं दूसरे स्टेप के अंदर, और जो इसका मोलर मैस है वो हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जवाब आ गया। ठीक है, अब ये जवाब कैसे है, ये इस तरह से आया है कि आपने 1 को इससे डिवाइड करवाया, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप डिवाइड करवाएं तो आपके पास ये जवाब आएगा। उसके बाद होगा ये कि यहाँ पे जो डेसिमल है ओरिजिनली ये इस जगह से 3 प्लेसेस इधर होगा इस साइड के ऊपर। ठीक है, यानी कि इस तरह से होगा 0.007684। कैलकुलेटर के ऊपर ओरिजिनली आपके पास ये जवाब आएगा। ठीक है, ये जवाब आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर आएगा। आप चाहते हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, पहले 10 की पावर यहाँ पे -6 मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे 3 प्लेसेस, इसको जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको जो 10 की पावर है वो -3 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर पहले से -6 है, -3 आप इसमें जब ऐड करोगे तो आपके पास -9 हो जाएगी 10 की पावर। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 130.14 को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करवाएंगे तो वो आएगा 0.007684, और फिर आप जब डेसिमल इधर लेके आएंगे 7 के बाद तो 3 प्लेसेस, क्योंकि आपने राइट के ऊपर शिफ्ट किया डेसिमल को तो इसीलिए आपको यहाँ पे 3 का इजाफा करना पड़ेगा, -3 का। ठीक है, तो ये आपके पास मोल्स की तादाद आ गई। अब देखिए अगर आपके पास मोल्स की तादाद आ गई है तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर आपके पास मोल्स की तादाद मौजूद हो तो आपने उसको सिंपली एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद है, यानी कि 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे तादाद है। तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, एन कैपिटल एन से आप इसको जाहिर कर रहे हैं, स्मॉल एन यहाँ पे मोल्स हैं जो आपने निकाले हैं, और एन ए यहाँ पे है एवोगैड्रोस नंबर, जो आपने मोल्स निकाले हैं वो यहाँ पे रख दें और एवोगैड्रोस नंबर को आप साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो जवाब है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जब ये कैसे आए इसको अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ये आपके पास आ गए जी टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखें जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास आइसोपेंटाइल एसीटेट के वो आपके पास आ चुके हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इसका हो 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर 1 मॉलिक्यूल हो, मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूँ वो आगे वाली कैलकुलेशन करने से पहले, अगर आपके पास इसका हो 1 मॉलिक्यूल तो उसके बाद जो कार्बन है इसके कितने एटम होंगे, आप उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि कार्बन इस 1 मॉलिक्यूल में 7 कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल था तो आपने उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल आपके पास आ गए 7 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पे है 14, तो 1 मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, 14 से 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 14 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, तो आपके पास अगर मॉलिक्यूल 1 है तो फिर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको डबल कर दें, मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे 2 कर लें 1 के बजाय, तो फिर वहाँ पे जो आपके पास एटम्स आएंगे वो भी डबल आएंगे। ठीक है, कार्बन के एटम्स आपके पास अब 14 आएंगे, और जो आपके पास हाइड्रोजन है इसके जो एटम्स हैं ये आपके पास 28 आएंगे, और जो ऑक्सीजन है इसके एटम्स अब 2 की बजाय 4 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद हमें पता हो, अगर हमने ये एटम्स कैलकुलेट करने तो सिंपली मॉलिक्यूल्स की तादाद को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है उस नंबर के साथ कि जितनी दफ़ा वो एटम उस मॉलिक्यूल में मौजूद है। ठीक है, तो यही काम आगे हम कर रहे हैं, एटम्स पर एलिमेंट। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करें यानी कि हर एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। ईच मॉलिक्यूल हैज़, अब जो भी मॉलिक्यूल है आइसोपेंटाइल एसीटेट का उसके अंदर 7 कार्बन है, ये अभी हम देख चुके हैं, 14 उसके अंदर हाइड्रोजन है और 2 उसके अंदर है ऑक्सीजन। तो कार्बन एटम्स टोटल कितने होंगे, जो टोटल आपके पास मॉलिक्यूल्स की ये तादाद आई है इसको आपने सिंपली
7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो कार्बन के एटम्स आ जाएंगे ये वाले। उसके बाद जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है उसको आप हाइड्रोजन एटम्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दें। 14 हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपके पास हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनकी टोटल तादाद आ जाएगी। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो टोटल आपके पास ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी आंसर। मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है टोटल वो ये हैं, ये अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कार्बन के एटम्स हमारे पास ये हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास ये हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसके हमारे पास एटम्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें, अच्छा एक चीज़ आप और नोट करें, यहाँ पे ओरिजिनली जो पावर थी वो 15 थी 10 की पावर, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 16 हो गई। उसकी वजह ये है कि जो 7 है इसको जब आपने इस 4.63 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे जो जवाब है वो असल में आपके पास आया है 32.4, ठीक है। जवाब क्योंकि आपके पास 32.4 आया है और यहाँ पे 10 की पावर 5 है, तो आप ये चाहते हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, तो डेसिमल आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अगर आप डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, एक प्लेस अगर आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें तो फिर यहाँ पे आपको जो 10 की पावर है उसमें 1 का इजाफा करना पड़ा, वो फिर आपको 16 करनी पड़ी, ये इसकी वजह है। यही वजह नीचे भी है, इधर भी आपने 15 से इसीलिए 16 किया है। और यहाँ पे देखें 2 से आपने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये जवाब आया। यहाँ पे जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद ही है, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ही है, तो इसलिए आपने 10 की पावर को चेंज नहीं किया। तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आ गए, कार्बन के जो टोटल एटम्स हैं वो भी आपके पास आ गए, हाइड्रोजन के एटम्स भी आ गए, ऑक्सीजन के एटम्स भी आ गए। तो यहाँ पे हमारा क्विक चेक 4.2 कंप्लीट हो गया है। क्विक चेक 4.2 के साथ साथ हमारा जो सेक्शन 4.2 है ये भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 4.3, इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।